नमस्कार दोस्तों, 27 नवंबर 2021 के डेली न्यूज एनालिसिस करंट अफेयर्स डिस्कशन में आपका स्वागत है। कौन कौन से इंपॉर्टेंट न्यूज है ये आपको यहीं पे नजर आ रही हैं। एक तो ओमिक्रॉन नाम का वेरिएंट ऑफ कंसर्न आ गया है, इसके बारे में बात करेंगे। बंगाल आर्ट को डिस्प्ले करने वाला एक बहुत इंपॉर्टेंट म्यूजियम घारे बायरे वो अब बंद किया जा रहा है। बेसिकली तिब्बतन एग्जाइल्स को लेके इंडिया की क्या पॉलिसी होनी चाहिए उसके ऊपर इंडिया के ऊपर प्रेशर आ रहा है। पॉक्सो से रिलेटेड 99% केसेस अभी भी कोर्ट्स में पेंडिंग है। न्यू वेज रेट इंडेक्स के बेस ईयर को यहां पे बदल दिया गया है। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के रिस्पेक्ट में कुछ इंफॉर्मेशन है। और पीएलआई यानी कि प्रोडक्टिविटी लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम जो कि फार्मास्यूटिकल सेक्टर के लिए लाई गई थी, उसमें 278 कंपनी ने अप्लाई किया था। लगभग 55 कंपनीज को यहां पे सेलेक्ट किया गया है। तो बेसिकली पीएलआई स्कीम फॉर फार्मास्यूटिकल सेक्टर के रिस्पेक्ट में एक न्यूज है, इसको यहाँ पे देखेंगे। तो इतनी न्यूज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो पे लाइक का बटन दोस्तों, अगर अब तक आपने चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया कर दीजिए। ज्वाइन बटन दबा के आप हेल्प कर सकते हैं। स्पेसिफिकली इफ पॉसिबल फॉर यू प्लीज क्लिक द ज्वाइन बटन। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। दोनों ही चीजों का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अब पहली न्यूज, ओमिक्रॉन न्यू वेरिएंट ऑफ कंसर्न। आपसे एक सवाल है, कितने प्रकार के वेरिएंट्स होते हैं, उनका डेंजर लेवल क्या क्या है, और कब किसी एक पर्टिकुलर कोरोना के वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ कंसर्न में आइडेंटिफाई किया जाता है। हालांकि वेरिएंट ऑफ कंसर्न के बारे में तो मैं इस वीडियो में भी आपको बताऊंगा। जैसे फॉर एग्जांपल वेरिएंट ऑफ कंसर्न तब किसी पर्टिकुलर वायरस वेरिएंट को डिप्यूट किया जाता है जब बेसिकली आप कह लो कि सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2 ये एक ऐसी कैटेगरी है जिसमें म्यूटेशंस बहुत ज्यादा होते हैं। म्यूटेशंस बहुत ज्यादा होते हैं। आपको पता है कि वायरस वायरस रेप्लिकेट होता है, अलग अलग इम्यून सिस्टम्स के साथ इंटरैक्ट करके वायरस अपने अंदर कुछ चेंजेस करता है। इन चेंजेस को म्यूटेशन कहते हैं। अब जब ये म्यूटेशन एक लिमिट से ज्यादा तेजी से होने लगे तो ये थोड़े डेंजरस हो जाते हैं। क्योंकि होता ये है कि स्पाइक प्रोटीन रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन, बेसिकली इस डोमेन के थ्रू एक पर्टिकुलर वायरस अपने आप को ह्यूमन बॉडी के साथ कैसे इंटरैक्ट करेगा, अटैच करेगा, ये चीज डिपेंड करती है। अब जब स्पाइक प्रोटीन रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाए और बहुत ज्यादा आप कह लो कि म्यूटेशंस के चलते वायरस की एक ह्यूमन के साथ इंटरैक्ट करने की पावर बढ़ जाए और उसके बाद उन ह्यूमंस के बीच में वो वायरस बहुत ही तेजी से फैलने लगे, तब आप कहते हो कि ये तो वेरिएंट ऑफ कंसर्न की कैटेगरी में आ गया। और जो लेटेस्ट एडिशन है इसमें वो है B.1.1.529 जिसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न कहा गया है। इसको ओमिक्रॉन भी कहा गया है। अब तक का सबसे खतरनाक वेरिएंट ऑफ कंसर्न अगर पूरी दुनिया में कहीं आया है तो वो है डेल्टा। अल्फा बीटा पहले आ चुके हैं, साउथ अफ्रीका में पहले एक वेरिएंट ऑफ कंसर्न आया था, और ये जो नया वेरिएंट ऑफ कंसर्न है B.1.529 ये भाई WHO ने डेजिग्नेट किया है, साउथ अफ्रीका के अंदर पाया गया 24 नवंबर 2021 को। अब साउथ अफ्रीका के अंदर पाया गया, इसका मतलब जरूरी नहीं कि साउथ अफ्रीका में पैदा हुआ हो सकता है कहीं और पैदा हुआ हो, बट हाँ इसको आइडेंटिफाई साउथ अफ्रीका में पहली बार किया गया। अब तक के लिए देखा जाए तो साउथ अफ्रीका में जितनी भी कोरोना वायरस की पीक आई हैं, 3 पीक्स हैं, और 3 पीक्स में जो सबसे लेटेस्ट थी वो डेल्टा वेरिएंट वाली थी। और डेल्टा वेरिएंट ने पूरी दुनिया में तरखाट मचाया है। लेकिन ऐसा बोला जा रहा है कि जो ओमिक्रॉन है ये डेल्टा वेरिएंट का भी बाप निकल सकता है, इसके चांसेस हैं। अभी के लिए देखा जाए तो ये ओमिक्रॉन इजराइल में भी पाया गया है, बेल्जियम में भी पाया गया है, हांगकांग में भी पाया गया है, बोट्सवाना में पाया गया है। बोट्सवाना बताइए कहां पे है? जस्ट टेल मी कि बोट्सवाना दुनिया के कौन से कॉन्टिनेंट में है और बोट्सवाना की सराउंडिंग कंट्रीज कौन कौन सी हैं, जरा देखो, मैप में थोड़ी रिसर्च करो, इसी प्रकार से आपकी मैप प्रैक्टिस अच्छी होगी। फिर एकदम से बोट्सवाना से रिलेटेड कोई मैप रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएगा, आप बोलोगे यूपीएससी तो कुछ भी पूछता है, ठीक है ना, कहाँ है बोट्सवाना का नाम, समझ गए। तो अब क्या बताया गया है कि जो ओमिक्रॉन है इसके 100 जीनोम सीक्वेंसेस पाए गए, और प्रॉब्लम यह है कि ये जो पर्टिकुलर ओमिक्रॉन है ये कुछ ऐसे लोगों के अंदर पाए गए जो ऑलरेडी वैक्सीनेटेड है। इनफैक्ट इजराइल में तो एक ऐसा पर्सन है जिसको तीसरी बूस्टर डोज भी मिल चुकी है वैक्सीन की, उसके बाद भी उसको ओमिक्रॉन हो गया। समझ गए। अब तक का सबसे डेडलीस्ट वेरिएंट कौन रहा है? डेल्टा वेरिएंट। डेल्टा वेरिएंट को सबसे पहले इंडिया में डिस्कवर किया गया, इसलिए इसको कभी कभी इंडियन वेरिएंट भी बोल देते हैं दुनिया भर में लोग। हालांकि इंडियन वेरिएंट है नहीं, पहली बार इंडिया में पाया गया, और इसके चलते कितनी भयंकर सेकेंड वेव आई थी अप्रैल मई के समय पे, ये आप हम सबको याद है, कोई नहीं भूल सकता। तो ऐसा बोला जा रहा है कि ओमिक्रॉन इंडिया में पाए जाए नहीं पाए जाए, कुछ केसेस तो देखो पाए गए हैं।
आगे आने वाले 2 से 3 हफ्ते इंडिया के लिए बहुत क्रूशियल है। आगे आने वाले 2 से 3 हफ्तों में पता चल जाएगा कि ये ओमिक्रॉन इंडिया के अंदर कितना फैल रहा है, और अगर ज्यादा फैल रहा है तो तबाही काफी मचा सकता है। जीएस पेपर 2 हेल्थ में न्यूज आपको काम आएगी। अगर अब तक वीडियो पे लाइक का बटन नहीं दबाया दोस्तों तो जरूर दबा दीजिए। नेक्स्ट टॉपिक है घायरे बायरे म्यूजियम ऑफ बंगाल आर्ट टू शट डाउन। देखिए, कोलकाता का एक पॉपुलर म्यूजियम एग्जीबिशन है घायरे बायरे। ये पिछले 200 सालों का जो भी आर्ट के फील्ड में हुआ है बंगाल के अंदर उसको डिस्प्ले करता है। और 200 साल पुरानी ही लगभग एक बिल्डिंग है कोलकाता के अंदर जिसके घायरे बायरे नाम का म्यूजियम एग्जीबिशन लगता था। तो बेसिकली कोलकाता और ओवरऑल बंगाल की जो भी आर्ट के फील्ड में कल्चरल हिस्ट्री रही है उसको ये डिस्प्ले करता था। और पिछले 202 साल में इसका ये एग्जीबिशन चालू है। 2020 से ऑलमोस्ट ये एग्जीबिशन चालू है। 11 जनवरी 2020 को ये एग्जीबिशन शुरू हुआ था। कहां पे शुरू हुआ था? तो एक करेंसी बिल्डिंग है आपकी, कहां पे? कलकत्ता में। कलकत्ता में एक जगह है बीबीडी बाग नाम के, इसको कभी कभी डलहौजी स्क्वायर भी बोला जाता है। तो यहाँ पे करेंसी बिल्डिंग है। करेंसी बिल्डिंग को 1833 में बनाया गया था और 1996 में ऑलरेडी करेंसी बिल्डिंग तबाह हो गई थी। इसको रेनोवेट किया गया और उसके अंदर ये म्यूजियम एक्सिबिशन शुरू किया गया 11 जनवरी 2020। तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि 2 साल से चल रहा है ये म्यूजियम एक्सिबिशन। अब ओवरऑल इस म्यूजियम एक्सिबिशन घायरे बायरे को चला कौन रहा है? तो डाग म्यूजियम नाम की प्राइवेट कंपनी चला रही है। डाग म्यूजियम का कोलैबोरेशन है नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साथ। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ये दोनों ही मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर आते हैं। और ओवरऑल देखा जाए तो ये दाग म्यूजियम को ही ठेका दिया गया था घायरे बायरे को चलाने का, ठीक है ना भाई। लेकिन अब ओवरऑल इसको अभी के लिए बंद किया जा रहा है। ये जो कॉन्ट्रैक्ट है दाग म्यूजियम्स का मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के साथ घायरे बायरे म्यूजियम को चलाने के लिए, ये बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट लास्ट ईयर ही खत्म हो चुका है और अब मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने इसको रिन्यू किया नहीं है। तो ये घायरे बायरे नाम का म्यूजियम एक्सिबिशन बंद हो जाए। अब ये दोबारा चालू होगा, अगर दोबारा चालू होगा तो कहाँ चालू होगा, कौन इसको ऑर्गेनाइज करवाएगा, क्या कोई दूसरी कंपनी ऑर्गेनाइज करवाएगी, इसके बारे में देखिए अभी जानकारी है नहीं। वैसे तो बहुत रिच बंगाल की कल्चरल हिस्ट्री को डिस्प्ले करता है घायरे बायरे, तो बंद नहीं होना चाहिए, कुछ ना कुछ इसका अल्टरनेटिव चलाने का जुगाड़ किया ही जाएगा। तो घायरे बायरे के अंदर बंगाल की एवोल्यूशन ऑफ आर्ट को ट्रेस किया जाता है, किस प्रकार से यूरोपियन आर्टिस्ट इंडिया के अंदर पहुंचे, किस प्रकार से कॉलोनियल आर्ट और इंडिजीनियस आर्ट का मिश्रण हुआ और एक रिवाइवलिस्ट मूवमेंट शुरू हुआ। इसमें रविंद्रनाथ टैगोर, उनके भाई अभिनंदनाथ टैगोर, काली घाटी पेंटिंग, अर्ली बंगाल्स पेंटिंग, वाटर कलर, ऑयल, एक्रेलिक, हर प्रकार की फोटोग्राफी, स्कल्पचर, हर चीज को इस पर्टिकुलर म्यूजियम में प्रॉपर तरीके से डिस्प्ले किया जाता था। यहाँ पे जो यूरोपियन आर्टिस्ट थे उनकी भी पेंटिंग थी, जो बंगाली आर्टिस्ट थे उनकी भी पेंटिंग थी, ठीक है भाई। घायरे बायरे जो नाम दिया गया ना, ये नाम निकला है फ्रॉम द टाइटल ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर आइकॉनिक नॉवल। तो रविंद्रनाथ टैगोर की आइकॉनिक नॉवल से ही ये नाम आया घायरे बायरे, और बाद में इसी नाम पे सत्यजीत रे ने एक फिल्म भी बनाई है। दाग म्यूजियम की बात करो तो ये कंपनी 1993 में बनी है। इट इज एन आर्ट कंपनी, ठीक है। दुनिया भर में म्यूजियम, आर्ट गैलरीज, एग्जीबिशंस, पब्लिशिंग, नॉलेज बेस्ड लाइनअप्स, आर्काइव्स को ये मैनेज करती है। दाग म्यूजियम्स दिल्ली में भी आर्ट गैलरी चलाती है, मुंबई में चलाती है, इनफैक्ट न्यूयॉर्क में भी चलाती है। इंडियन आर्ट ऑफ द 20th सेंचुरी को पूरी दुनिया में डिस्प्ले करना ये काम है दाग म्यूजियम्स का। और जनवरी 2019 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साथ पार्टनरशिप में दाग म्यूजियम्स ने इंडिया का पहला पब्लिक प्राइवेट कोलैबोरेशन खोला था इन आर्ट स्पेस, ठीक है ना, जिसको इनॉग्रेट किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। नाम था दृश्य कला आर्ट म्यूजियम। ये दृश्य कला आर्ट म्यूजियम कहाँ चल रहा है? रेड फोर्ट, न्यू दिल्ली में। रेड फोर्ट ऑब्वियसली बात है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। जब आप इसके अंदर जाएंगे घूमने तो वहां पे आपको दृश्य कला आर्ट म्यूजियम दिखेगा, वो भी दाग म्यूजियम नाम की कंपनी चलाती है। तो ये इस प्रकार के कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो कौन से वन लाइनर एग्जाम में आपके सामने आ जाए कह नहीं सकते। जीएस पेपर 1 इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर में आपको काम आएगी न्यूज। नेक्स्ट न्यूज, PLI स्कीम फॉर फार्मास्यूटिकल सेक्टर। अब स्कीम में यही है कि लगभग 55 कंपनीज इसमें सेलेक्ट की गई स्कीम के बेनिफिट के लिए। तो एक तरीके से PLI स्कीम ऑफ फार्मास्यूटिकल सेक्टर है क्या, इसका यहाँ पे रिवीजन हो रहा है। तो आपको पता होना चाहिए जो प्रोडक्टिविटी लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है ये अलग अलग सेक्टर्स के लिए आई है, 10 अलग सेक्टर्स के लिए आई, उसमें से एक सेक्टर है फार्मास्यूटिकल सेक्टर। इस फार्मास्यूटिकल सेक्टर के अंदर 3 डोमेन्स के अंदर ये PLI स्कीम चलाई जा रही है। एक कैटेगरी 1, एक कैटेगरी 2, एक कैटेगरी 3। कैटेगरी 1 में आता है फार्मास्यूटिकल्स, कॉम्प्लेक्स जेनरिक्स ड्रग्स।
पेटेंटेड ड्रग्स और ड्रग्स नियर पेटेंट एक्सपायरी, सेल बेस्ड और जीन थेरेपी ड्रग्स, ऑर्फन ड्रग्स, स्पेशल एम्प्टी कैप्सूल्स लाइक एचपीएमसी, पुलुडन। दूसरे में आता है बहुत इंपॉर्टेंट चीज, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, एपीआईज, ड्रग इंटरमीडिएट्स। ये एक ऐसा फील्ड है जहां पे हम चाइना के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है इंपोर्ट्स के लिए। तो ये जो पीएलआई स्कीम है, ये चाइना के ऊपर इंपोर्ट डिपेंडेंस को कम करने की कोशिश करती है। स्पेसिफिकली कैटेगरी 2, जो कि देखिए अभी कॉम्बीफ्लाम है, कॉम्बीफ्लाम आपके बुखार को ठीक करती है, पैरासीटामोल आपके बुखार को ठीक करती है, लेकिन वो जो बुखार को ठीक करने वाला एपीआई है ना, जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है, वो हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं, वो हम इंडिया में बना सकें, इस चीज को बढ़ावा देती है एपीआई स्कीम। और फिर एक कैटेगरी 3 है जिसमें वो ड्रग्स आते हैं जो कि कैटेगरी 1 और 2 में नहीं, जैसे कि रीपर्पस ड्रग्स, एंटी कैंसर ड्रग्स, एंटी डायबिटिक ड्रग्स, एंटी इन्फेक्टिव ड्रग्स, कार्डियोवैस्कुलर ड्रग्स, इस प्रकार के ड्रग्स। तो 3 कैटेगरी में एपीआई स्कीम को, सॉरी पीएलआई स्कीम को फार्मास्यूटिकल सेक्टर में इंप्लीमेंट किया गया। वैसे देखा जाए तो पीएलआई स्कीम शुरू की गई थी 24 फरवरी 2021 को, और फार्मास्यूटिकल सेक्टर की इंडस्ट्रीज के लिए ऑपरेशनल गाइडलाइंस रिलीज की गई थी 1/6/2021 को डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स के द्वारा। आप मुझे ये बताओ कि डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स भारत सरकार की कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है? नीचे कमेंट बॉक्स में जरा सोच के बताओ, बिना कुछ चेक किए। डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स भारत सरकार की कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है? नीचे बताइए। तो ये जो ऑपरेशनल गाइडलाइंस रिलीज की गई थी 1/6/2021 को, इसमें फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स के साथ अलग अलग मतलब फार्मास्यूटिकल सेक्टर के जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ एक्सटेंसिव डिस्कशंस के बाद इंडिया के फार्मास्यूटिकल सेक्टर की मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज को बढ़ाने के लिए, प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन के लिए, इस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट और प्रोडक्शन को लाने के लिए, इंडिया को फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन में ग्लोबल चैंपियन बनाने के लिए, कटिंग एज टेक्नोलॉजी को इंडिया में डेवलप करने के लिए फाइनेंशियल इंसेंटिव्स प्रोवाइड किए जाएंगे पीएलआई स्कीम फॉर फार्मास्यूटिकल सेक्टर के अंदर। इस पीएलआई स्कीम को मैनेज कौन करता है? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एजेंसी है सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, याद रखिएगा। ठीक है, ये जो इंसेंटिव्स हैं 6 साल के लिए दिए जाएंगे थ्रेशोल्ड इन्वेस्टमेंट के आधार पर। तो एक कंपनी बिजनेस को सेटअप करने में कितना पैसा खर्च कर रही है, इसमें लैंड की कॉस्ट इंक्लूडेड नहीं होगी, और ओवरऑल प्रोडक्ट बनाने के बाद कितने प्रोडक्ट बेचे, इस चीज के ऊपर भी डिपेंड करेगा कि आपको कितना इंसेंटिव मिलेगा। प्राइवेट, सरकारी, फॉरेन, हर प्रकार की कंपनी को पीएलआई इंसेंटिव मिल सकता है। ठीक है भाई, जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 3 में ये न्यूज आपको काम आएगी। नेक्स्ट बात करते हैं वेज रेट इंडेक्स। देखिए जो वेज रेट इंडेक्स रिलीज होता था, इसके लिए बेस ईयर था अब तक 1963-65। अब इस बेस ईयर को बदल के कर दिया गया है 1600। बेस ईयर का मतलब क्या होता है? बेस ईयर के प्राइसेस को आप एक रेफरेंस मान के चलते हो। तो अगर 2016 के प्राइसेस को आपने 100 मान लिया, तो 2017 में 103, 2018 में 105, तो इस प्रकार से चीजें जब बदलेंगी तो अब आप इसी 103 को 100 से कंपेयर करोगे, 105 को 100 से कंपेयर करो, आगे आने वाले मान लो 2025 में 109 है तो इस 109 के 100 से कंपेयर करोगे। तो बेसिकली 2016 में जो प्राइसेस, जो इन्फ्लेशन लेवल्स थे, उनको आपने एक बेस मान लिया, एक रेफरेंस मान लिया, और उनके बेसिस पर आप आगे कैलकुलेशन कर रहे हो। तो वेज रेट, ये जो बेस ईयर है, ये अलग अलग स्टैटिस्टिक्स का, अलग अलग इंडेक्सेस का समय समय पे चेंज किया जाता रहता है। तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन, इसके रिकमेंडेशंस के आधार पर ये जो वेज रेट इंडेक्स था, इसका जो बेस ईयर था 1963-65, इसको बदल के 2016 कर दिया गया। किसने बदला इसको? लेबर ब्यूरो ने। लेबर ब्यूरो किसके अंदर काम करता है? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अंदर। अब आपको बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि वेज रेट इंडेक्स को रिलीज कौन करता है? लेबर ब्यूरो रिलीज करता है। और लेबर ब्यूरो किसके अंदर काम करता है? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अंदर काम करता है। फिर एक और इंपॉर्टेंट चीज, वेज रेट इंडेक्स साल में 2 बार पब्लिश होता है। एक तो पब्लिश होगा 1 जनवरी को, एक पब्लिश होगा 1 जुलाई को। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं, इनको याद रखिएगा। वेज रेट इंडेक्स को कैलकुलेट करने के लिए 37 इंडस्ट्रीज के डाटा को देखा जाता है। इन 37 इंडस्ट्रीज में से 3 इंडस्ट्रीज हैं प्लांटेशन सेक्टर में, 4 इंडस्ट्रीज हैं माइनिंग सेक्टर में, और 30 इंडस्ट्रीज हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। ठीक है, इससे पहले जो वेज रेट इंडेक्स आता था उसमें 14 इंडस्ट्रीज थी मैन्युफैक्चरिंग की, 4 माइनिंग की, 3 प्लांटेशन की। अब 30 मैन्युफैक्चरिंग की है, 3 प्लांटेशन की है, 4 माइनिंग की है। जो 3 प्लांटेशन की है वो कौन कौन सी है? टी, कॉफी, रबड़। और माइनिंग वाले में पहले मीका माइनिंग को कंसीडर किया जाता था, अब ऑयल माइनिंग को कंसीडर किया जाएगा मीका माइनिंग की बजाय। तो माइनिंग सेक्टर का रिप्रेजेंटेशन यहां पे और इंक्लूसिव हो गया है। जीएस पेपर 2 और 3 में
ये पर्टिकुलर न्यूज आपको काम आएगी। नेक्स्ट बात करते हैं, इंडिया एंड यूके डिस्कस ग्रीन एनर्जी कॉर्पोरेशन। देखिए, इंडिया के साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर ने यूके के साइंस मिनिस्टर के साथ एक ऑनलाइन डिस्कशन किया और दोनों कंट्रीज के बीच में ग्रीन एनर्जी कोलैबोरेशन के ऊपर बातचीत हुई। अगर इंडिया यूके साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिलेशनशिप की बात की जाए तो पिछले कुछ सालों में जीरो से उठ के बहुत ऊपर आ गई है। 300 से 400 मिलियन पाउंड्स की रिलेशनशिप है और ये जो रिलेशनशिप है ये 4 टेक्नोलॉजी वैल्यू चेन्स के आसपास घूमती है। एक है टेक्नोलॉजीज टू वाइडली इलेक्ट्रीफाई एंड यूज सेक्टर्स, तो बैटरी के आधार पर चीजों को चलाना, तो जो चीज पेट्रोल और डीजल वगैरह पे चलती है उसको बैटरी से रिप्लेस करना, तो चाहे ऑटो हो, चाहे आपकी मोटरसाइकिल हो, चाहे आपकी कार हो, चाहे बसेस हो, अगर ये सब हम एडवांस्ड बैटरीज पे चला सकें तो कहीं ना कहीं कार्बन डाइऑक्साइड की सेविंग कर सकते हैं। फिर कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन रिलेटेड फ्यूल, बायो एनर्जी, तो इन 4 सेक्टर्स के चारों तरफ घूम रहा है ये इंडिया यूके साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिलेशनशिप, ठीक है ना। उसके बाद इनएक्सपेंसिव बायोमटेरियल्स का प्रयोग करना, हेल्थ डाटा साइंस, लाइफ स्टॉक रिसर्च, न्यूरो साइंस, इनके प्रयोग से भी कोलैबोरेशन करने के लिए बातचीत हुई है इंडिया और यूके के बीच में। ये जो G20 की लीडरशिप है, प्रेसिडेंसी है, ये इंडिया को मिलेगी 1 दिसंबर 2022 को और पहली बार G20 के लीडर्स को होस्ट करेगा इंडिया, कब? 2023 में। अब यहां पे एक S20 ग्रुप है। G20 का कोलैबोरेशन जब साइंस के फील्ड में होगा तो उसको बोला जाता है S20 और S20 में सारे स्टेक होल्डर्स मिलके कलेक्टिव फोरसाइट करेंगे, साइंस बेस्ड सॉल्यूशन निकालेंगे, ह्यूमैनिटीज की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेंगे। तो S20 इज बेसिकली द साइंस वर्जन ऑफ G20। फिर इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत सारे फ्लैगशिप इनिशिएटिव्स निकाले हैं, जैसे नेशनल मिशन ऑन इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल स्ट्रीम्स, क्वांटम कंप्यूटिंग, कम्युनिकेशन, नेशनल मिशन ऑन सुपर कंप्यूटिंग, डीप ओशन मिशन, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, ग्रीन हाइड्रोजन। तो ये सब चीजें इंप्लीमेंट करके ओवरऑल यहाँ पे इंडिया और यूके के साइंस टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप को आगे बढ़ाया जा रहा है। ओके, जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस में ये न्यूज आपको काम आएगी। ये न्यूज काफी इंपॉर्टेंट है। प्रजा फाउंडेशन ने 25 नवंबर 2021 को पॉक्सो के केसेस को लेके, पॉक्सो प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन एंड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, टू बी प्रिसाइज प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, कुछ ऐसा है, ठीक है। तो ये जो प्रजा फाउंडेशन की रिपोर्ट आई, ये रिपोर्ट क्या बोलती है कि भाई देखिए, भले ही चिल्ड्रंस के अगेंस्ट क्राइम कम हो रहे हैं, लेकिन जो भी क्राइम हुए हैं चिल्ड्रन के अगेंस्ट, उनके ऊपर जो जुडिशियल प्रोसीजर है वो बहुत धीमा है। अगर देखा जाए तो एज ऑफ दिसंबर 2020, दिसंबर मतलब 2020 में जो भी चाइल्ड के अगेंस्ट क्राइम रजिस्टर हुए उसमें से 99% केसेस के ट्रायल पेंडिंग है, मतलब अभी उस कोर्ट में उसके ऊपर सजा नहीं सुनाई गई है। 2020 में टोटल 1197 केसेस थे पॉक्सो के अंदर, जिसमें से 94% केसेस में विक्टिम्स हैं गर्ल्स। बच्चा तो लड़का लड़की दोनों हो सकता है, लेकिन बच्चों में भी जो फीमेल बच्चे हैं उनके ऊपर क्राइम ज्यादा हो रहा है। यहाँ पे 94% केसेस गर्ल विक्टिम्स है और इस 1197 केसेस में 721 रेप केसेस हैं और 376 सेक्सुअल असॉल्ट के केसेस हैं। जो टोटल 721 रेप केसेस हैं उसमें 42% जो केसेस हैं वो आप कह सकते हो 18 साल से कम के हैं, एज अगेंस्ट द 47% केसेस इन 2018। ये ओवरऑल केसेस की बात हो रही है। तो ओवरऑल 2020 में जितने भी टोटल इंडिया में रेप केसेस आए हैं उसमें से 42% केसेस 18 साल से कम के बच्चों के हैं 2020 में। 2018 में जितने टोटल रेप केसेस हुए थे उसमें से 47% 18 साल से कम के बच्चों के ऊपर थे और 2019 में जितने टोटल रेप केसेस हुए थे उसमें से 45% 18 साल से कम के बच्चों के ऊपर थे। इस 721, ये जो 721 रेप केसेस हैं बच्चों के अगेंस्ट 2021 में, इसमें से 620 में जो उम्र है बच्चों की वो 12 से 18 है, ठीक है ना। 95% ऑफ द रेप केसेस में रेप किसी नोन पर्सन ने किया था। जो ऑफेंडर था, जो कि बच्चे को यहां पे परेशान कर रहा था, वो बच्चे का नोन था। सोचिए, ये बहुत बड़ी बात है। ज्यादातर फैमिलीज में भी ऐसे लोग निकलते हैं। उसके बाद आप देखोगे कि अंडर द पॉक्सो एक्ट, आउट ऑफ द 67 केसेस अगेंस्ट बॉयज, 93% वर अननेचुरल ऑफेंसेस। बॉयज के अगेंस्ट 67% केसेस है, 67 केसेस हैं। और इससे एक बात पता चलती है, यहां पे गर्ल चाइल्ड के अगेंस्ट केसेस की रिपोर्टिंग ज्यादा है, लेकिन बॉयज के अगेंस्ट, मेल चाइल्ड के अगेंस्ट केसेस की रिपोर्टिंग कम है। इसका मतलब ये नहीं है कि मेल चाइल्ड के अगेंस्ट केसेस नहीं हुए, इसका मतलब ये है कि उसकी रिपोर्टिंग कम होती है। समझ गए? जल्दी इसको रिपोर्ट नहीं किया जाता।
तो जितने भी केसेस का इन्वेस्टिगेशन हुआ है इंडियन पिनल कोड के अंदर 2020 में 28% केसेस की चार्जशीट फाइल हुई है। 57% केसेस ऑफ क्राइम अगेंस्ट वुमेन as well as 56% of cases of crimes against children were not complete। मतलब 2020 में वुमेन के अगेंस्ट जितने भी सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के केसेस फाइल हुए और बच्चों के अगेंस्ट जितने भी सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के केसेस फाइल हुए, 58% ऑफ द केसेस ऑफ सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन अगेंस्ट वुमेन, इसकी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं है, और 56% ऑफ द क्राइम्स अगेंस्ट चिल्ड्रन, इसकी इन्वेस्टिगेशन अभी कंप्लीट नहीं है। और इसकी एक वजह यह बताई जा रही है कि 20% शॉर्टेज है पुलिस सब इंस्पेक्टर्स की, और ग्राउंड लेवल पे जो सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है वो सब इंस्पेक्टरों से शुरू होती है। सब इंस्पेक्टर हवलदार के साथ निकलेगा, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करेगा। थोड़ा और इंपॉर्टेंट केस है तो इंस्पेक्टर आएगा यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, फाइल बनेगी, वो डेप्यूटी कमिश्नर, कमिश्नर तक जाएगी ऑफ पुलिस तक, और उसके बाद ओवरऑल चार्जशीट फाइल होगी कहाँ पे, कोर्ट में। ये पूरा का पूरा प्रोसीजर होता है, बट ये प्रोसीजर यहाँ पे बहुत धीमा है। एज ऑफ दिसंबर 2020 चिल्ड्रन के अगेंस्ट जो केसेस हुए हैं 2020 में सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के, 99% अभी भी पेंडिंग है। जीएस पेपर 2 में ये न्यूज आपको काम आएगी। फिर आंध्र प्रदेश का एक प्रोजेक्ट है आंध्र लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट, जिसको आप एसाल्ट बोलते हो, सपोर्टिंग आंध्राज लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट। तो इसके लिए आंध्र प्रदेश की सरकार, भारत सरकार और वर्ल्ड बैंक ने एक एग्रीमेंट साइन किया $250 मिलियन का। इस सॉल्ट प्रोजेक्ट के अंदर क्वालिटी लर्निंग प्रोवाइड की जाएगी आंध्र प्रदेश के 50 लाख बच्चों को। तो जो 40 लाख बच्चे हैं 6 से 14 साल की उम्र में, 45,000 गवर्नमेंट स्कूल्स में, उनको यहाँ पे कवर किया जाएगा। 10 लाख बच्चे जो 3 से 6 साल के हैं आंगनबाड़ी में, उनको कवर किया जाएगा। 1,90,000 टीचर्स को कवर किया जाएगा। 50,000 आंगनबाड़ी वर्कर्स को कवर किया जाएगा। 3,500 स्कूलों में, ट्राइबल ब्लॉक्स में, स्कूल से पहले 1 साल का प्री स्कूल लेवल कोर्स चलाया जाएगा, जहां पे बच्चों को बेसिक इन्फो दी जाएगी, पढ़ाया लिखाया जाएगा। प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया 5 साल की लिमिट के साथ। स्टार्ट कब हुआ है? 2021-20, मतलब इसी साल में। तो एक प्रकार का इनोवेटिव प्रोजेक्ट है सॉल्ट, जो टीचर्स को ट्रेन करेगा, स्टेट लेवल असेसमेंट करेगा कि हाँ भाई पढ़ाई कैसी चल रही स्टेट में, इफेक्टिव एजुकेशन मैनेजमेंट एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम को लेके आएगा, यूनिवर्सल एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन लेके आएगा स्टेट के अंदर। जो भी गवर्नमेंट स्कूल का कल्चर है आंध्र प्रदेश के अंदर, उसको और वाइब्रेंट करने की कोशिश करेगा। तो ये सब बातें ओवरऑल यहाँ पे लिखी गई। जीएस पेपर 2 एजुकेशन में न्यूज आपको काम आएगी। फिर एक न्यूज है, ओवर 50% बिहार पुअर बेस्ड ऑन हेल्थ एजुकेशन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। देखिए, नीति आयोग ने निकाला है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ठीक है, और इस मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में सबसे बुरे हालात अगर इंडिया में किसी स्टेट के हैं तो वो है बिहार के। बिहार की जितनी भी आबादी है उसकी 51.91% मल्टी डायमेंशनली पुअर है। उसके बाद झारखंड की 42.16 42.16% आबादी मल्टी डायमेंशनली पुअर है, और उत्तर प्रदेश की 37.79% आबादी मल्टी डायमेंशनली पुअर है। ठीक है, मल्टी डायमेंशनली मतलब मल्टीपल डायमेंशंस में आप पुअर हो। तो यहां पे कौन से डायमेंशंस की बात की जा रही है? तो बेसिकली 3 डायमेंशंस हैं अगर ब्रॉड क्लासिफिकेशन देखिए, एजुकेशन, हेल्थ एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। और डिटेल्ड अगर आप डायमेंशंस देखेंगे तो 12 इंडिकेटर्स हैं, न्यूट्रिशन, स्कूल अटेंडेंस, ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, हाउसिंग, बैंक अकाउंट। तो इन आधारों पर यहां पे एक इंडेक्स निकाला गया, और इस इंडेक्स में पता चला कि सबसे ज्यादा माल नूरिश्ड बच्चे कहां पे हैं, मतलब सबसे ज्यादा माल नूरिश्ड लोग कहां पे हैं। तो नंबर 1 है बिहार, नंबर 2 झारखंड, नंबर 3 मध्य प्रदेश, नंबर 4 उत्तर प्रदेश, नंबर 5 छत्तीसगढ़। अगर आप ओवरऑल परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन की बात करो तो नंबर 1 पे बिहार, फिर झारखंड, फिर उत्तर प्रदेश। फिर अगर आप देखो तो ओवरऑल केरला, गोवा, सिक्किम, ये 3 ऐसी जगह हैं जहां लोग मल्टी डायमेंशनली सबसे कम पुअर है। केरला में केवल 0.71% आबादी मल्टी डायमेंशनली पुअर है, गोवा में 3.76% आबादी मल्टी डायमेंशनली पुअर है, सिक्किम में 3.82% आबादी मल्टी डायमेंशनली पुअर है। और ये जो एमपीआई करवाया गया है ना नीति आयोग के द्वारा, इसके लिए रेफरेंस पीरियड लिया गया है 2015-16 नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का। ओके, एनएफएचएस 4 वाला, एनएफएचएस 4-5 हुआ है अभी, मतलब एनएफएचएस जो 5 हुआ है उसके बेसिस पे अभी ये चीज नहीं आई है, एनएफएचएस 4 के बेसिस पे आई है। तो भैया पॉवर्टी की बात की जाए तो पॉवर्टी को मापने के पैमाने बहुत बदल रहे हैं। पहले क्या पैमाना हुआ करता था कि भाई अर्बन इलाके में और रूरल इलाकों में आपने एक लिमिट सेट कर ली कि भाई अर्बन इलाके में अगर दिन का इतना कमाता है और पुअर इलाके में अगर दिन का इतना कमाता है
तो भाई ये पुअर है या पुअर नहीं है। लेकिन अब पॉवर्टी के आसार बहुत अलग है। अब हेल्थ भी देखते हो, एजुकेशन भी देखते हो, उसके अकाउंट में कितना पैसा है, उसके बच्चे कितना अच्छा पढ़ रहे हैं, वो कितना कमा रहा है, बड़े फैसेट्स यहाँ पे आ गए। ठीक है, 2014 में जब सी रंगराजन कमेटी बनाई गई थी तो उसने बोला था कि रूरल इलाकों में जो 972 रुपए प्रति महीना कमाता है और अर्बन इलाके में जो 1407 रुपए प्रति महीना कमाता है 2011-12 के आप इन्फ्लेशन लेवल के हिसाब से, तो वो पुअर नहीं है, उससे नीचे वाले सब पुअर है। लेकिन अब चीजें बहुत बदल गई हैं। सबसे ज्यादा देश के मालनूरिश चिल्ड्रन मतलब लोग कहां पे हैं? बिहार के अंदर है। दादरा नागर हवेली मतलब यूनियन टेरिटरीज की बात की जाए तो दादरा नागर हवेली में 27.36% मल्टी डायमेंशनली पुअर है। जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख में 12.58% है पुअर। दमन एंड दीव में 6.82%, चंडीगढ़ में 5.97%। वो यूनियन टेरिटरीज जहां पे सबसे कम पुअर है, तो पुदुचेरी में 1.72 लोग पुअर है। पुदुचेरी आप कह लो सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है यहाँ पे। लक्षद्वीप में 1.82% लोग मल्टी डायमेंशनली पुअर है। अंडमान निकोबार में 4.3%, दिल्ली में 4.79%। ये जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स निकाला गया है, इसकी जो मेथोडोलॉजी है वो कौन सी है? तो ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव की जो रिपोर्ट आती है और यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम की जो रिपोर्ट आती है, उसी डायमेंशंस के आधार पर इंडिया के अंदर ये इंडेक्स बनाया गया। 700 प्लस डिस्ट्रिक्ट्स को यहाँ पे कवर किया गया है। 12 इंडिकेटर्स जो मैंने पहले आपको बताए थे उनको यहाँ पे कंसीडर किया गया है इस पर्टिकुलर इंडेक्स को बनाने के लिए। जीएस पेपर 2 हेल्थ एजुकेशन में न्यूज आपको काम आएगी। और फाइनल न्यूज है, इंडिया अर्ज टू स्पेल आउट पॉलिसी इन तिब्बतन एक्साइल्स। देखिए भाई, चाइना ट्रांसग्रेशन कर रहा है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर, और ऐसा बताया जा रहा है कि तिब्बत, जैसे कि मान लीजिए ये इंडिया है, ओके, यहाँ लद्दाख से लेके ओवरऑल अरुणाचल प्रदेश तक जो हमारी बाउंड्री है, तो अरुणाचल प्रदेश के पास और बहुत जगहों पे जो बॉर्डर इलाके में जो गांव बनाए जा रहे हैं, उन गांव में तिब्बतन्स को बनाया जा रहा है। तो ये जो तिब्बतन एग्जाइल्स हैं जो इंडिया के अंदर रह रहे हैं, जो नेहरू के समय से इंडिया के अंदर आ गए थे और उनकी जो पूरी की पूरी लीनियज आगे चल रही है, इनका बोलना है कि भाई जो तिब्बतन्स थे, जो कोर तिब्बत था, उस कोर तिब्बत से लोगों को निकाल के बाहर फेंक रहा है चाइना, और मेनलैंड चाइना के लोगों को तिब्बत में बसा रहा है चाइना। जो तिब्बती लोग हैं उनको उनका कल्चर हटाया जा रहा है, उनको सिनेसाइज किया जा रहा है, उनको मैंडरिन जबरदस्ती सिखाई जा रही है। अगर वो तिब्बतन सीखते हैं, मैंडरिन नहीं सीखते, तो उनको नौकरियां नहीं मिलती हैं। तो इस प्रकार की बहुत सी हरकतें कर रहा है चाइना, ऐसा इस तिब्बतन एग्जाइल कमेटी का बोल रहा है। इनके एक रिप्रेजेंटेटिव है पेनपा तेसरिंग, ये सिकियोंग है सेंट्रल तिब्बतन अथॉरिटी के, सीटीए बोलूंगा मैं, सीटीए धर्मशाला में। जब आप धर्मशाला जाओगे तो वहां पे पूरी की पूरी तिब्बतन कॉलोनी है, काफी अच्छी कॉलोनी, आप जाओगे तो अच्छा लगेगा आपको देख के। तो इनका ये बोलना है कि भाई तिब्बतन कमेटी के लोग अरुणाचल प्रदेश में भी रहते हैं, तवांग में भी रहते हैं, उत्तराखंड में भी रहते हैं, लद्दाख में भी रहते हैं। तो इन लोगों के लिए क्या पॉलिसी होनी चाहिए भारत सरकार की, इसको थोड़ा डिसाइड करने की जरूरत है। ये जो सीटीए है, ठीक है ना, ये सेल्फ स्टाइल तिब्बतन गवर्नमेंट इन एग्जाइल है। मतलब ये लोग अपने आप को तिब्बतन लोगों का रिप्रेजेंटेटिव मांगते हैं। इनका बोलना है कि इंडिया में 75,000 तिब्बतन रहते हैं, नेपाल में 10,000 रहते हैं, यूएस में लगभग 25,000 तिब्बतन रहते हैं, कनाडा में 10,000, यूरोपियन कंट्रीज में 20,000, स्कूलों में केवल 9,700 अभी के लिए रजिस्टर्ड हैं। चाइना के अंदर इन तिब्बतन लोगों से उनका कल्चर छीना जा रहा है, उनको जबरदस्ती चाइनीज सिखाई जा रही है, मैंडरिन सिखाई जा रही है, उनका सिनेसाइजेशन किया जा रहा है। दलाई लामा के रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच में और चाइना सरकार के बीच में 2011 तक जो बातें होती थी, अब वो बातें बंद हो गई हैं। जब से जी जिनपिंग ताकत में आए हैं, तब से ओवरऑल तिब्बत के इशू पे एक बहुत हार्ड लाइन स्टांस लिया है जी जिनपिंग ने, और वो तिब्बत के रिप्रेजेंटेटिव से बात करना जरूरी नहीं समझते। ये जो सीटीए नाम की अथॉरिटी है, इसको ओवरऑल चाइना की फॉरेन मिनिस्ट्री एक आउट एंड आउट सेपरेटिस्ट पॉलिटिकल ग्रुप समझती है, इलीगल ऑर्गेनाइजेशन समझती है, और बोलती है इसको दुनिया की कोई भी कंट्री रिकॉग्निशन नहीं देती है। जीएस पेपर 2 में न्यूज आपको काम आएगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ वीडियो को शेयर करिएगा। आप अपने व्यू पॉइंट नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। गुड बाय।